नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ सारे बच्चे अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका रिवीजन भी अच्छा चल रहा होगा। प्लीज आप सभी एक बार लाइव आ जाएंगे ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूं और एक बार मुझे आप बताएंगे कि आपको जो आवाज है वो प्रॉपर आ रही है, मैं अच्छे से दिख रही हूँ। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे कि सब कुछ ओके है। पंकज, शालू, नेहुल, पूजा, अंशुल, संध्या, आशीष, रौनक, वर्षा, विमल, अमित, थान सिंह, सुमित, सभी को प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जल्दी से सारे बच्चे जुड़ जाएंगे ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूं। और प्यारे बच्चों, आपकी चल रही थी विधायी शक्तियां, तो अभी विधायी शक्तियां खत्म नहीं हुई हैं। अभी मैं विधायी शक्तियों में ही आपको पढ़ाने वाली हूँ। विधायी शक्तियां, इसी में मैं आपको पढ़ाने वाली हूं अध्यादेश, ऑर्डिनेंस। आपने कई बार इसका नाम सुना होगा, लेकिन अध्यादेश क्या होता है, ऑर्डिनेंस क्या होता है, आखिर ये क्यों इशू किया जाता है और किसको ये पावर है कि इसे इशू किया जाता है, ये यहाँ पर आपकी सारी चीजें प्यारे बच्चों मैं आज आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगी। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप सभी को क्लास की तरफ फोकस करना है। अगर आपने फोकस करके नहीं सुना तो आपको फिर चीजें टफ लगेंगी। थोड़ा सा आपको फोकस्ड हो जाना है। जैसे ही आप फोकस्ड होकर क्लास देखोगे आपको सारी चीजें बेटा एकदम समझ आएंगी। तो मैं यही आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट करती हूं कि प्लीज फोकस ऑन द बोर्ड, प्लीज यहां पर फोकस रखिएगा। अब ऑर्डिनेंस प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन कि किसमें है, तो आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 में प्यारे बच्चों अध्यादेश दिया गया है, ऑर्डिनेंस दिया गया है। अब बात आती है कि आखिर ये अध्यादेश क्या होता है, तो प्यारे बच्चे संसद के कानून की तरह होता है। संसद के कानून की तरह, इट्स लाइक अ लॉ ऑफ पार्लियामेंट। संसद के कानून की तरह होता है, इट्स लाइक अ लॉ ऑफ पार्लियामेंट। मैंने क्या लिखा है, संसद के कानून की तरह होता है, लेकिन ये कानून नहीं होता। लेकिन ये कानून नहीं होता, ये प्यारे बच्चे हम ये कह सकते हैं कि किसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए इसे एक अस्थायी कानून के रूप में इशू किया जाता है। तो पहला पॉइंट आप ध्यान रखोगे, संसद के कानून की तरह, इट्स लाइक अ लॉ ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, इट्स लाइक लॉ ऑफ पार्लियामेंट, संसद के कानून की तरह होता है। और कानून क्या करता है, तो देश में मैम जो अव्यवस्था होती है उसको संभालता है। अब बात तो ये आती है कि जब संसद कानून बना सकती है तो अध्यादेश की जरूरत मैम क्यों पड़ती है? तो प्यारे बच्चे, जिस तरीके से आप छुट्टी पर चले जाते हो, कभी कभी मजबूरी में मेरी भी छुट्टी हो जाती है, उसी तरीके से आपकी जो संसद होती है, या मजबूरी नहीं कहेंगे, जैसे आप स्कूल में थे तो आपके समर वेकेशंस होते थे, आपकी गर्मियों की छुट्टियां होती थी, तो इसी तरीके से कई बार संसद भी छुट्टी पर चली जाती है। और संसद का मतलब किससे होता है, लोकसभा और राज्यसभा, इसके दो सदन। ध्यान से सुनना, आपको ध्यान रखना है कि आपसे क्वेश्चन आएगा, अध्यादेश कब जारी होता है? अध्यादेश कब जारी, ठीक है, कब जारी होता है? ध्यान से सुनना, कब जारी। और प्यारे बच्चे, अध्यादेश को जो इशू किया जाता है, या मैं कह सकती हूं को जारी किया जाता है, वो करते हैं प्यारे बच्चे आपके देश के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो आर्टिकल 123 में अध्यादेश को जारी कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, अध्यादेश को जारी कर सकते हैं। आपको इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, और आप यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों। मेरे को पता है कि आप यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि ये टॉपिक कितने दिन चलेगा, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आपको इससे ज्यादा चिंता कि टॉपिक कब खत्म होगा, ये चिंता होनी चाहिए कि इस टॉपिक से क्वेश्चन बाहर तो नहीं जाएगा। बलजिंदर जी, आप ही के प्रश्न का उत्तर दिया है मैंने। ठीक है,
अब देखिएगा यहाँ पे कब जारी होता है, तो आप लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, जब संसद के दोनों सदन, जब संसद के दोनों सदन, जब संसद के दोनों सदन यानी कि बोथ हाउस, दोनों सदन, बोथ हाउस, दोनों सदन, जब संसद के दोनों सदन या दोनों में से, या दोनों में से, दोनों में से कोई एक सदन, कोई एक सदन सत्र में ना हो, सत्र में ना हो, इसको साधारण शब्दों में कहेंगे कार्य ना कर रहा हो, कार्य ना कर रहा हो, कार्य ना कर रहा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे कि भैया संसद का एक सदन। ध्यान से सुनो, क्योंकि मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, जब आपको मैंने वीटो पावर्स पढ़ाई थी, कि संसद का मतलब 3 लोगों से होता है। ध्यान से सुनना, लोकसभा, राज्यसभा और प्यारे बच्चे राष्ट्रपति। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर इन तीनों में से कोई भी एक नहीं होगा तो कानून नहीं बन सकता। आपको ध्यान रखना है कि अगर लोकसभा नहीं होगी और राज्यसभा राष्ट्रपति है तो भी कानून नहीं बनेगा, और अगर लोकसभा है लेकिन राज्यसभा और राज्यसभा नहीं है, लोकसभा और राष्ट्रपति है तो भी कानून नहीं बनेगा। मतलब हर हालत में इन तीनों का होना जरूरी है। और यह भी हो सकता है कि ये दोनों एक साथ ना हो, दोनों की दोनों छुट्टी पर गई हो, तो चाहे दोनों में से कोई एक छुट्टी पर हो या दोनों छुट्टी पर हो, चाहे दोनों में से कोई एक काम ना करे, चाहे दोनों में से कोई एक काम ना करे या दोनों ही काम ना करे, कानून नहीं बनेगा। लेकिन ऐसी इमरजेंसी आ जाए, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि हमें एट अ टाइम एक कानून की जरूरत है, हमें तुरंत के तुरंत एक कानून की जरूरत है, तो प्यारे बच्चों इस सिचुएशन में जब लोकसभा और राज्यसभा या लोकसभा या राज्यसभा में से कोई एक काम नहीं कर रहा होता है, उस समय आपके राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया संविधान ने कि आप अध्यादेश जारी कर सकते हो, आप ऑर्डिनेंस को इशू कर सकते हो। तो आपको समझ आया कि ऑर्डिनेंस कब इशू होता है, जब संसद के दोनों सदन या दोनों में से कोई एक सदन सत्र में ना हो, मतलब कार्य ना कर रहा हो, क्योंकि तीनों का होना कानून बनाने के लिए जरूरी है। लेकिन अध्यादेश जारी करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति को है, और वो इसीलिए दी गई है कि अगर एट अ टाइम कोई कानून बनाना पड़े और ये दोनों में से कोई एक या फिर दोनों ही काम ना करें, तो सिचुएशन को संभालने के लिए एक ऐसा कानून बन सके। तो आप ये कह सकते हो कि अध्यादेश एक तरीके का अस्थायी कानून होता है। क्या मैम अध्यादेश स्थायी कानून बन सकता है? जी हां, बन सकता है। लेकिन अब आप मेरी बात को और ध्यान से सुनेंगे। प्यारे बच्चों, ये जो अध्यादेश होता है, ध्यान से सुनना, अब अध्यादेश किसने जारी किया? आप कहोगे मैम अभी आपने बताया राष्ट्रपति ने। कब जारी करते हैं? जब संसद के दोनों सदन या दोनों में से कोई एक सदन सत्र में ना हो। ठीक है, अब आगे देखिएगा। अब ये जो अध्यादेश होता है, यहां से एक प्रश्न आता है कि अध्यादेश जारी कर दिया तो इस पर क्या लेना होता है? लोकसभा और राज्यसभा का अनुमोदन। लोकसभा और राज्यसभा का अनुमोदन चाहिए, अप्रूवल चाहिए। अप्रूवल, अनुमोदन या अप्रूवल का मतलब होता है सहमति। और यहीं से प्रश्न आएगा कि इस पे अप्रूवल के लिए दोनों सदनों में कितना समय होता है, कितना समय। यहां पे आप ध्यान रखेंगे कि ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, लोकसभा और राज्यसभा की पुनर्बैठक यानी रीअसेंबल,
यानी जब ये दोबारा काम करना शुरू करेंगी। लोकसभा और राज्यसभा की पुनर्बैठक ये समझाने के लिए था। पुनर्बैठक के दिन से 6 सप्ताह के अंदर 6 सप्ताह के अंदर यानी कि विद इन 6 वीक्स 6 सप्ताह के अंदर क्या लेना होता है? अप्रूवल लेना होता है। ये अप्रूवल की टाइमिंग होती है। और टाइमिंग क्या है मैम? किस दिन से शुरू होगी? तो जिस दिन ये दोबारा इनकी बैठक होगी। ध्यान से सुनना प्यारे प्यारे बच्चों, अगर यहां पे आपको एक और चीज ध्यान रखना है कि अगर इन्होंने जैसे अनुमोदन ले रहे हैं, तो अनुमोदन लेने के लिए, अप्रूवल लेने के लिए यहां पर जब इसको रखा गया है, तो ध्यान रखना कि जो अप्रूवल है ठीक है, अब इसमें क्या हो सकता है? 2 कंडीशन, या तो अप्रूवल मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। या तो लोकसभा राज्यसभा इस अनुमोदन को, ये जो आपका अध्यादेश है, इसे एक्सेप्ट करेंगी या रिजेक्ट करेंगी। तो अगर वो अप्रूवल प्यारे बच्चों देती हैं, अप्रूवल देती हैं, तो अध्यादेश कानून बन जाएगा। तो अध्यादेश कानून बन जाएगा। अध्यादेश कानून बन जाएगा। अनुमोदन नहीं देती हैं तो अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जैसे मैं एग्जाम्पल दे रही हूं आपको पहले। ठीक है, अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। जैसे मान लो कि आपके राष्ट्रपति जी ने क्या किया? अध्यादेश जारी। और ये अध्यादेश कब जारी किया? आज कितनी तारीख है? आप कहोगे कि मैम आज तारीख है 3 अगस्त। ठीक है, कितना है? अध्यादेश जारी हुआ 3 अगस्त को। अब क्या हुआ? इसी बीच में 3 अगस्त को जब अध्यादेश जारी हुआ तो लोकसभा और राज्यसभा काम नहीं कर रही थी, इसीलिए अध्यादेश जारी हुआ। अब क्या होगा कि अब इसके बाद में क्या हुआ प्यारे बच्चों? 5 सितंबर को आपकी जो लोकसभा है और आपकी राज्यसभा, इन दोनों ने क्या किया? पुनर्बैठक की, यानी दोबारा काम करना शुरू किया। तो प्यारे बच्चे 5 सितंबर से लेकर आपके पास 6 वीक्स का समय होगा इस पर इन दोनों का अप्रूवल लेने का। ये मेरा कहने का मतलब है कि जिस दिन ये दोबारा काम करेंगी उसी दिन से लेकर 6 सप्ताह के अंदर अप्रूवल चाहिए होगा। अगर अप्रूवल मिल जाएगा तो अध्यादेश कानून बनेगा, और नहीं मिलेगा तो अध्यादेश कानून नहीं बनेगा। मैम लेकिन लोकसभा राज्यसभा तो नहीं दे होंगे, फिर अनुमोदन कहां से देंगे? शायद आदित्य आप ये लाइन नहीं पढ़ रहे कि जिस दिन इनकी पुनर्बैठक होगी, मैं उस दिन की बात कर रही हूं, क्योंकि 6 महीने बाद तो सेशन होगा ही होगा। मैंने कल बताया था आपको, कल मैंने आपको बताया था कि लोकसभा और राज्यसभा की साल में 2 बैठकें होंगी ही होंगी। और इसीलिए प्यारे बच्चे एक और प्रश्न यहां से बनता है, और यह बनता है लोकसभा और राज्यसभा के अनुमोदन के बिना विदाउट अप्रूवल ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ध्यान से सुनना, विदाउट अप्रूवल ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, अध्यादेश कितने दिन जारी रह सकता है? कितने दिन जारी रह सकता है?
कितने दिन जारी रह सकता है। तो बेटा आपको ध्यान रखना है, ये मैक्सिमम बता रही हूं मैं, तो इसका आंसर होगा 6 months एंड 6 weeks, 6 माह और 6 सप्ताह। ध्यान से सुनना, 6 माह और 6 सप्ताह प्यारे बच्चे, क्योंकि 6 महीने बाद तो संसद की बैठक होगी ही होगी, 6 महीने बाद तो लोकसभा राज्यसभा को आना ही होगा, तो 6 महीने मैक्सिमम होता है। अगर उससे पहले बैठक हो गई तो उससे पहले ही, मतलब मैंने क्या लिखा है देखो, ध्यान से पढ़ो इस लाइन को, लोकसभा और राज्यसभा की पुनर्बैठक के दिन से 6 सप्ताह। अब वो 6 महीने बाद तो बैठेगी, 6 महीने बाद तो दोनों की बैठक होगी ही होगी, तो 6 महीने का तो वो टाइम हो गया। और प्यारे बच्चे, फिर 6 महीने जब बैठेगी तो 6 महीने में बैठने के बाद 6 सप्ताह का उसे क्या चाहिए होगा, टाइम चाहिए होगा अप्रूवल का। अप्रूवल मिलेगा तो कानून कैसे बन गया मैम, तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है। अच्छा, हिंदी में 6 सप्ताह नहीं लिखा, लिख देती हूं 1 मिनट, 6 सप्ताह। अब 6 महीने तो ये मैक्सिमम ड्यूरेशन है। अब 6 महीने से पहले बैठ गई तो, जैसे मैंने अभी आपको बताया 3 अगस्त को जारी हुआ, 5 सितंबर को बैठ गई, ये एक एग्जाम्पल है। तो आपका इस कंडीशन में क्या होगा, 5 सितंबर से लेके 6 सप्ताह का टाइम होगा। कानून कैसे बन गया मैम, कानून इसलिए बन गया बेटा क्योंकि राष्ट्रपति ने जारी किया और लोकसभा और राज्यसभा की भी सहमति मिल गई, यानी तीनों की भूमिका हो गई। तो जब तीनों की भूमिका होगी तो बेटा कानून बनेगा। और अगर इन दोनों ने कहा कि नहीं, यह अध्यादेश जारी नहीं रह सकता, तो फिर अध्यादेश वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा। अप्रूवल का मतलब होता है, अनुमोदन का मतलब होता है मनोज चौधरी जी, सहमति। सुबोध कह रहे हैं कि मैम ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, बिल्कुल पूछा गया होगा। ये होता है आपका अध्यादेश। और प्यारे बच्चों, इसी बात पर अगर आपको समझ में आया है तो थम्स अप कर दीजिए जल्दी से। कुछ अदर उधर नहीं लिखा है, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। आप लोगों का पता नहीं दिमाग कहां सेट रहता है। अब एग्जाम्पल तो साइड में ही लिखूंगी ना, ये देखिए, बाकी सब सीक्वेंस में लिखा हुआ है, वो सिर्फ समझाने के लिए एग्जाम्पल है, उदाहरण है, उसको थोड़ी बीच में लिख दूंगी बेटा सोनू। यहां पे देखिए, ये देखिए स्लाइड पर क्या इधर उधर लिख दिया मैंने, बताओ। और इधर जो लिखा है ये एग्जाम्पल थोड़ी लिखूंगी थोड़ी के बीच में, उसे तो साइड में ही लिखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच बच्चा रिस्पांस देने के लिए। और अब हम चलते हैं आपकी अगली शक्तियों पर, जिनका नाम है न्यायिक शक्तियां। मैंने कल आपको पढ़ा दी थी, ठीक है। अब हम चलेंगे फाइनेंशियल पावर्स पर, अब हम चलेंगे फाइनेंशियल पावर्स पर, अब हम चलेंगे फाइनेंशियल पावर्स पर, ठीक है। ये रही आपकी फाइनेंशियल पावर्स, ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। अब देखो, भारत की आकस्मिक निधि जिसे कहते हैं कंटिजेंसी फंड, और ये प्यारे बच्चे आर्टिकल 267 में है, ठीक है। और इस पर किसका नियंत्रण होता है, उसका का मतलब है राष्ट्रपति से। इस पर प्यारे बच्चे राष्ट्रपति का कंट्रोल होता है। अब ध्यान से सुनना बेटा, एक मैंने आपको बताया था भारत की संचित निधि, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा जरा। भारत की संचित निधि जिसे आप कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और आज मैं आपको पढ़ा रही हूं कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, भारत की आकस्मिक निधि, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया भी आप पूरा लिख सकते हो। तो ये जो कंटिजेंसी फंड है, इस पर किसका कंट्रोल है, तो आप कहेंगे कि मैम इस पर राष्ट्रपति का कंट्रोल है। और प्यारे बच्चे, इस पर किसका कंट्रोल बताया था मैंने तुम्हें, इस पर किसका नियंत्रण बताया था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप ही बताओगे।
तो प्यारे बच्चे, ये जो आकस्मिक निधि होती है, जो कंटिजेंसी फंड होता है, ये इसलिए बनाया जाता है। बहुत बढ़िया जो बच्चे कह रहे हैं कि मैम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 266 में है, शाबाश बेटा। लेकिन कंट्रोल किसका रहता है? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि कंट्रोल रहता है आपके कंटिजेंसी पे उसका, प्रेसिडेंट का। आपको बताना है कंसोलिडेटेड फंड पर किसका रहता है। बहुत बढ़िया सुशील कुमार, बहुत बढ़िया नेहुल गुप्ता कि मैम संसद का, शाबाश बच्चों, संसद का। अब मैंने आपको बताया था कि जो संसद होती है ये क्या करती है, इस पे कंट्रोल करके बैठी रहती है। सरकार की जितनी इनकम आती है वो सब इसमें जाती है, लेकिन जब सरकार को पैसा निकालना होता है तो सरकार संसद की परमिशन से ही निकाल सकती है। और बेटा, कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालना थोड़ा टफ काम होता है, मतलब एक लंबा प्रोसीजर होता है, एक लंबी प्रक्रिया होती है। लेकिन कभी कभी हमें क्या चाहिए होता है, अर्जेंट पैसा चाहिए हमारी सरकार को। जैसे मान लीजिए, अब फिर मैं एग्जाम्पल दे रही हूं, तो एग्जाम्पल साइड में ही लिखते हैं, ठीक है, साइड में लिख रही हूं मैं, एग्जाम्पल है वो आपको समझाने के लिए। जैसे एग्जाम्पल, कहीं पर बाढ़ आ जाए या फिर कहीं पे ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए, ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए, ठीक है, या ज्वालामुखी विस्फोट की जगह लिख लो, या फिर कहीं पर कोई बीमारी फैल जाए, बीमारी फैल जाए, ठीक है, या फिर प्यारे बच्चे भूखमरी फैल जाए, भूखमरी यानी लोग भूख से मरने लग जाएं। तो इस सिचुएशन में से कोई भी सिचुएशन ले लो, हमें क्या चाहिए होगा, पैसा। और ये सिचुएशन कैसी होती हैं, जो आपकी सडन क्रिएट होती हैं, अचानक से पैदा होती हैं, ठीक है। तो जब यहां पे क्या होता है, इस तरह की सिचुएशन होती है, तो सरकार को क्या चाहिए, एट अ टाइम पैसा चाहिए। वो वेट नहीं कर सकती इस कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालने का, क्योंकि इससे ज्यादा, ठीक है प्यारे बच्चे, क्योंकि इससे ज्यादा क्या होता है, इससे ज्यादा यहां पे टाइम लगता है पैसा निकालने का। तो इसके लिए एक बनाया गया है कंटिजेंसी फंड, और ये एक तरीके का इमरजेंसी फंड है। ये एक तरीके का क्या है, इमरजेंसी फंड है प्यारे बच्चे। और ये क्या करता है कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि इस तरह की सिचुएशन में वो पैसा निकालकर किसको दे सकता है, पैसा निकालकर सरकार को दे सकता है। क्योंकि यहां से पैसा निकालना लंबी प्रक्रिया है, लेकिन यहां से राष्ट्रपति का कंट्रोल होता है। सरकार राष्ट्रपति के पास जाएगी, राष्ट्रपति को सिचुएशन बताएगी, राष्ट्रपति इस फंड से पैसा निकालकर किसको दे देंगे, सरकार को दे देंगे, ठीक है, सरकार को दे देंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अब सरकार क्या करेगी, उस पैसे को खर्च कर लेगी। लेकिन अब आपको यह ध्यान रखना है कि यहां से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि क्या राष्ट्रपति को कंटिजेंसी फंड से पैसा निकालकर सरकार को देने के लिए किसी को बताने की जरूरत है? नहीं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हां, पैसा निकालने के बाद, मैं लिखवा देती हूं ये लाइन, नहीं तो आप भूल जाओगे, ध्यान रखना। कंटिजेंसी फंड से पैसा निकालने के बाद राष्ट्रपति को संसद को बताना होता है, राष्ट्रपति को संसद को बताना होता है, ठीक है। आप कहेंगे मैम क्यों बताना होता है? क्योंकि प्यारे बच्चे, इस कंटिजेंसी फंड में भी पैसा यहीं से जाता है। कंटिजेंसी फंड में भी पैसा कंसोलिडेटेड फंड से ही जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इस फंड से पैसा जाता है, इसलिए राष्ट्रपति को संसद को बताना पड़ता है कि भाई इतने पैसे इस फंड से निकल चुके हैं, आप वापस इतने पैसे इस फंड में डाल दीजिए। लेकिन देने से पहले नहीं पूछना पड़ता, देने के बाद बताना पड़ता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये बात समझ में आई तो जल्दी से थम्स अप कर देंगे, फटाफट एक बार थम्स अप कर देंगे।
आदित्य जी पर्सनल मैसेज बेटा अगर आपको मैं बताऊंगी ना तो 3000 पर्सनल मैसेज पड़े हैं। मैं कहां तक पर्सनल मैसेजेस का आप बताओ कि पर्सनल मैसेजेस का आंसर करूंगी। मैंने आपको बोला है कि जो भी आपका डाउट है वो आप ग्रुप के अंदर टैग करके भेजो। पर्सनल मैसेज बेटा मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। 3000 प्लस पर्सनल मैसेज मेरे फोन में टेलीग्राम में इस समय पड़े हुए हैं। आपको समझना होगा इस बात को। इरफान जी बाद में बताना होता है बेटा, जब वो पैसा निकाल कर दे देते हैं उसके बाद। ठीक है, थैंक यू एवरीवन रिस्पांस के लिए। अब देखिएगा फिर राष्ट्रपति क्या करते हैं, और यहां पे 2-3 पॉइंट्स मैं आपके ऐड करवाऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। वित्त धन विधेयक पार्लियामेंट में पढ़ाऊंगी डिटेल में। धन विधेयक, मनी बिल, धन विधेयक, मनी बिल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा में पेश किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, लिखिएगा। इंट्रोड्यूस द मनी बिल in Lok Sabha, but after approval of president, यानी पहले राष्ट्रपति से परमिशन ली जाएगी, उनका अप्रूवल लिया जाएगा और उसके बाद इसे लोकसभा में पेश किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, मनी बिल कभी भी राज्यसभा में पेश नहीं होता है। क्लियर है? आगे देखिए। उसके बाद प्यारे बच्चों हम आगे बात करते हैं। आदित्य आप जितनी बहस कर रहे हैं इतनी देर में आपने क्वेश्चन लिख के भेज दिया होता। बहस करने से अच्छा है कि आप मुझे क्वेश्चन लिख के भेज दीजिए। ठीक है, आगे देखिएगा। नेक्स्ट आगे अगर हम बात करते हैं, आगे आता है बजट। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष एवरी फाइनेंशियल ईयर प्रत्येक वित्तीय वर्ष राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष बजट को वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर, प्रत्येक वित्तीय वर्ष बजट को वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री से पेश करने के लिए कहते हैं। पेश करने के लिए कहते हैं। और फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है बताओ जल्दी। फाइनेंशियल ईयर बताओ कब से कब तक होता है बेटा, जल्दी बताइए। देखो आपका जो बजट है वो आर्टिकल 112 में है और जो आपका धन विधेयक है यह आर्टिकल 110 में है। अब फाइनेंशियल ईयर बताइए कब से कब तक है। परवेश कुमार जी आपको बेटा क्लास करने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप में बहुत होशियार हैं, आप मत करिए क्लास। ठीक है, बहुत बढ़िया। जो बच्चे कह रहे हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर
1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। बहुत बढ़िया, शाबाश जिन्होंने ये आंसर किया है कि मैम 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। ठीक है, आगे चल सकते हैं। थैंक यू। अब देखिएगा अगला इनका पावर होता है कि ये क्या करते हैं, आर्टिकल 280 में एक वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति का अधिकार। देखिएगा प्यारे बच्चे, एक बार वित्त आयोग यही बता देती हूं जितना एग्जाम ओरिएंटेड है। वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन। प्यारे बच्चे, फाइनेंस कमीशन आपका आर्टिकल 280 में है। इसका गठन, इसको फॉर्म्ड कब किया जाता है, फॉर्म्ड एवरी 5 ईयर्स, एवरी 5 ईयर्स, प्रत्येक 5 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष में, एवरी 5 ईयर्स, प्रत्येक 5 वर्ष में इसका गठन होता है। और गठन कौन करता है, तो लिखिएगा फॉर्म्ड बाय द प्रेसिडेंट, फॉर्म्ड बाय द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति द्वारा गठन, राष्ट्रपति द्वारा गठन। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा प्यारे बच्चे इसका गठन किया जाता है और ये प्रत्येक 5 वर्ष पर बनता है। क्लियर। उसके बाद प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है कि इस वित्त आयोग के अंदर, ये जो वित्त आयोग है, इस वित्त आयोग में एक अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन और +4 अदर मेंबर्स, +4 अदर मेंबर्स, 4 अन्य सदस्य होते हैं, 4 अन्य सदस्य। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति मतलब अपॉइंटमेंट, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न, प्रथम वित्त आयोग का गठन, प्रथम वित्त आयोग का गठन फॉर्म्ड ऑफ फर्स्ट फाइनेंस कमीशन, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन कब किया गया था, 1951 में। और प्यारे बच्चे इसने कार्य कब प्रारंभ किया, फर्स्ट वाले ने कार्य प्रारंभ 1952 से लेकर 1957। कार्य कब शुरू किया, 1952 से लेकर 1957 तक। ठीक, नेक्स्ट अगला प्रश्न, वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग है, वर्तमान में 15वां वित्त आयोग, 15वां वित्त आयोग, 15th फाइनेंस कमीशन, 15th फाइनेंस कमीशन। और एक और चीज लिखना, मैं थोड़ा भूल गई हूं, ऐड ऑन कर लेना उसको। ये जो प्रथम वित्त आयोग है, ठीक है, इस प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष
ये भी पूछा जाता है। चेयरमैन कौन थे? केसी नियोगी। केसी नियोगी। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके अध्यक्ष हैं प्यारे बच्चे, लिखिएगा, एनके सिंह। एनके सिंह। कब से कब तक हैं? 2020 से 2025। आगे लिखिएगा, जो 16वां वित्त आयोग है, 16वां वित्त आयोग, ये करंट का आपका एक क्वेश्चन हो सकता है। 16वां वित्त आयोग, 16th फाइनेंस कमीशन, 16वां वित्त आयोग, 16th फाइनेंस कमीशन, इसके अध्यक्ष हैं प्यारे बच्चे, जो बनाए जाएंगे, जिनका कार्यकाल 2025 से शुरू होगा, अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया। यह आपका फाइनेंस कमीशन भी खत्म। आपका फाइनेंस कमीशन भी खत्म। इरफान जी बेटा, 16वां वित्त आयोग अभी काम नहीं कर रहा है। 16वां वित्त आयोग काम करेगा 2025 के बाद, यानी वर्तमान में अभी भी कौन काम कर रहा है? 15वां ही कर रहा है। 16वें का कार्यकाल अभी शुरू होगा, इसका गठन हो गया है, लेकिन कार्यकाल अभी शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, यह आपका वित्त आयोग है। यहां से सिर्फ यही प्रश्न आएंगे, और ये राष्ट्रपति की एक फाइनेंशियल पावर है। तो देख लो अब कितने चैप्टर्स आपके खत्म हो रहे हैं राष्ट्रपति में ही। आगे आ जाइए प्यारे बच्चे, आपका सैन्य शक्तियां। राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां क्या होती हैं? ध्यान से देखिएगा, मिलिट्री पावर्स। ठीक है, मिलिट्री पावर्स क्या होती हैं? तो मिलिट्री पावर्स का मतलब है कि जो राष्ट्रपति साहब होते हैं, आपकी तीनों सेना, कौन कौन सी सेना है आपके यहां पर? आर्मी है, एयरफोर्स है और नेवी है। थल सेना, वायु सेना और प्यारे बच्चे नौसेना, इनके प्रधान सेनापति होते हैं, यानी कि कमांडर इन चीफ होते हैं। इन तीनों सेनाओं के कमांडर इन चीफ कौन है प्यारे बच्चे? तो आप कहेंगे कि इन तीनों सेनाओं के कमांडर इन चीफ हैं आपके देश के राष्ट्रपति। ये इनकी पहली शक्ति है। ठीक है, फिर प्यारे बच्चों, ये इनके कमांडर इन चीफ हैं, लेकिन इन तीनों सेनाओं के आपके कौन होते हैं? देखिए जरा, तीनों सेना के अध्यक्षों की नियुक्ति भी यही करते हैं, यानी जो आपकी तीन सेनाएं हैं, अभी मैंने बताया थल सेना, नौसेना और वायु सेना, तो इन तीनों के जो चीफ होते हैं उनको भी कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। और ये इन तीनों सेनाओं के चीफ कमांडर यानी कि प्रधान सेनापति होते हैं। साथ साथ प्यारे प्यारे बच्चों, कौन कौन सी सेना है? दोबारा देख लो, थल सेना, वायु सेना, नौसेना, तीनों के कौन होते हैं? प्रधान सेनापति। क्लियर है? आगे उसके बाद तीनों के चीफ को कौन अपॉइंट करता है? तो तीनों के चीफ को अपॉइंट करते हैं, आपको ध्यान रखना है कि तीनों के चीफ को अपॉइंट करते हैं आपके राष्ट्रपति। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चे, आपके राष्ट्रपति को युद्ध घोषित करने तथा शांति स्थापित करने की शक्ति है। मैम युद्ध कैसा? He has the power to declare war and establish peace, यानी कि मान लीजिए कल कोई देश आप पर आक्रमण कर दे, ठीक है, और या फिर ऐसी स्थिति हो जाए कि आपको किसी देश के साथ युद्ध करना पड़े, तो उस युद्ध की जो घोषणा की जाएगी वो कौन करेगा प्यारे बच्चे? तो उस युद्ध की घोषणा कौन करेगा? आप कहेंगे कि उस युद्ध की घोषणा करेंगे राष्ट्रपति। और उस युद्ध को समाप्ति की घोषणा कौन करेगा? शांति स्थापित करने की घोषणा कौन करेगा कि युद्ध समाप्त होता है? तो वो भी करेंगे राष्ट्रपति। आदित्य गोज्ञान जी, सारे आर्टिकल्स आपको नहीं पढ़ने हैं, जो मैं बता रही हूं सिर्फ वो पढ़ने हैं। क्लियर है बच्चा? ये सब आपका क्या है? मिलिट्री पावर्स हैं।
ये तो बहुत इजी थी। आगे देखिएगा, लास्ट पावर राष्ट्रपति की राजनयिक शक्तियां, लास्ट नहीं कहेंगे क्योंकि अभी एक इनकी पावर है जो कि एक आपका अलग चैप्टर भी है, आपातकालीन उपबंध। ठीक है, आगे देखिएगा, राजनयिक शक्तियां, डिप्लोमेटिक पावर्स, इन्हें कूटनीतिक शक्तियां भी कहते हैं। ठीक है, यहां पे एक चीज ध्यान रखना, केवल इतना, ये गलती से टाइप हो गया है। राजदूतों की नियुक्ति, अपॉइंट एम्बेसडर्स, बस इतना। देखो, राजदूतों की नियुक्ति, अब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि राजदूत क्या होता है, लेकिन न्यूज़पेपर में जरूर पढ़ते होगे अगर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चे, अपॉइंट्स एम्बेसडर्स, राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है? बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। आखिर ये एम्बेसडर्स कौन होते हैं? प्यारे बच्चे, जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा कि राजा के दूत हुआ करते थे और वो राजा का मैसेज, एक राजा का मैसेज दूसरे राजा के पास लेकर जाते थे, ऐसा ही आपने सुना है ना? या फिर उनको, राजाओं को संदेश भिजवाना होता था किसी भी चीज के लिए, तो क्या रखे जाते थे? दूत रखे जाते थे। मैंने आपको पढ़ाया है इतिहास में। जी गोलू रंजन जी, भाई आर्टिकल नहीं लिखना है आपको। पंचवर्षीय योजना बेटा आपका पॉलिटी का नहीं, इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। ठीक है, अब राजदूत क्या होते हैं? तो ये अदर कंट्रीज में होते हैं। जैसे अब मैं एक एग्जांपल लेती हूं, जैसे आप मान के चलो कि हम एक ऐसा लिख लेते हैं कि यहां पे ये यूएसए है। अब प्यारे बच्चे, एक यूएसए है, ठीक है, ऐसा ऐसा एक मिनट, एक मिनट, ठीक है। अब देखना जरा, जैसे मैं आपसे कह रही हूं, यहां लिख दीजिएगा बाय द प्रेसिडेंट। अब जैसे मैं आपसे कह रही हूं कि प्यारे बच्चे एम्बेसडर्स क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि एम्बेसडर्स दूसरे देशों में होते हैं। अगली स्लाइड को ऐड करूंगी इसे समझाने के लिए। मान लो ये यूएसए है, इधर मान लो कि चाइना है, इधर मान लो कि पाकिस्तान है, ऐसे मान के चलो, ऐसे बहुत सारे देश हैं। तो प्यारे बच्चे, यहां पर क्या होता है कि इंडिया यहां पर अपना एक एम्बेसी बनाता है। यहां पर यूएसए में क्या बनाता है? एक तरीके से आप मान सकते हो कि अपना ऑफिस बनाता है, और इस ऑफिस को हम क्या कहते हैं? एम्बेसी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस ऑफिस को हम एम्बेसी कहते हैं। ऐसे ही एक एम्बेसी चाइना में भी होगी, एक एम्बेसी हमारी पाकिस्तान में भी होगी, एक एम्बेसी हमारी अफगानिस्तान में भी होगी। तो जिस तरीके से हमारी एम्बेसी होती हैं, इसे ऑफिस का नाम इसलिए दिया है कि एक एम्बेसी होती है, इसे एम्बेसी कहते हैं इस ऑफिस को। तो ये ऑफिस हमारा अलग अलग देशों में बना हुआ होता है। क्यों बना हुआ होता है? क्योंकि ताकि हमारे लोग, अगर कभी मान लो कि हमारे देश का कोई व्यक्ति यूएसए घूमने जाए, अब वहां पे यूएसए में उसके साथ कुछ गलत व्यवहार हो जाए, या किसी प्यारे बच्चे किसी भी जो है किसी गलत सिचुएशन में फंस जाए, कोई उस पे झूठा ब्लेम लग जाए, तो उस व्यक्ति को वहां पे हेल्प मिल सके, इसलिए ये एम्बेसी यहां पर बनाई जाती हैं। हर कंट्री में हमारी एम्बेसीज हैं ज्यादातर, और इस एम्बेसी के अंदर इस ऑफिस का हेड कौन होता है? इसी ऑफिस का हेड होता है राजदूत। और ये जो राजदूत होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। यानी कि ये राजदूत दूसरे देशों में हमारे भारतीय लोगों की सुरक्षा करते हैं। साथ साथ प्यारे बच्चे, ये हमारे दूसरों देशों के साथ में जो रिलेशंस हैं उनको विकसित करने की कोशिश करते हैं। साथ साथ प्यारे बच्चे, ये दो देशों के बीच एक कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं।
और इसी तरीके से जैसे हमारी एम्बेसीज दूसरी कंट्री में हैं, ऐसे ही हमारे प्यारे से भारत देश में इन देशों की भी सबकी एम्बेसी हैं। इन लोगों ने भी अपनी एम्बेसीज बनाई हुई हैं और हमारे देश में इनके भी राजदूत होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारे देश में भी हैं क्योंकि उन लोग के देश के लोग भी यहां आते हैं, और प्यारे बच्चे हमारे देश के लोग भी दूसरे देशों में जाते हैं। इसको कहते हैं राजदूत। समझ में आया तो थम्स अप करना, और ये राजदूत आपने कई बार पेपर में पढ़ा होगा। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए बनाया गया था ताकि आपके दिमाग में चीजें फिक्स हो जाएं। क्लियर है बच्चा? तो ये होती है राष्ट्रपति की एक राजनयिक शक्ति कि ये सबसे पहले क्या करते हैं, राजदूतों की नियुक्ति। साथ साथ प्यारे बच्चे आपके राष्ट्रपति जी के नाम पर विदेशों से संधियां यानी कि जो ट्रीटीज होती हैं और समझौते यानी कि एग्रीमेंट्स राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, इधर छोड़ ही देती हूं, अब मैं इधर लिख देती हूं, बाय द प्रेसिडेंट। बार बार रफ हो जाता है वहां से। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे यहां पर कोई भी संधि, कोई भी समझौता, ये सब किसके नाम पर होंगे, राष्ट्रपति के नाम पर। थैंक यू बच्चा, साथ साथ रिस्पॉन्स देने के लिए थैंक यू सो मच बच्चा। ठीक है, अब ये इनकी शक्तियां, आज आपका इनकी शक्तियां हैं, और एक और नया चैप्टर है जिसका नाम है प्यारे बच्चे, जिसे आप कहेंगे आपातकालीन उपबंध। हेडिंग दीजिएगा जरा, सॉरी ज्यादा ही हो मोटा हो गया। आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध। जिस बच्चे को टेंशन हो रही थी उसकी समस्या खत्म। ठीक है, ये राष्ट्रपति की ही एक शक्ति है, इन्हें हम कहते हैं इमरजेंसी प्रोविजन। चैप्टर का नाम है इसलिए थोड़ा सा बड़ा करके लिख दिया है। ठीक है, ये आपका न्यू चैप्टर है, इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकालीन उपबंध प्यारे बच्चों। और इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 18 में है, 18 आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360। इमरजेंसी आपातकालीन उपबंध जर्मनी या 1935 के अधिनियम से लिया गया है। क्यों लिखा है मैम दोनों? तो आप कहेंगे दोनों का मतलब यह है कि हमने इसके कुछ प्रोविजंस जर्मनी से लिए हैं और कुछ प्रोविजंस 1935 के अधिनियम यानी कि एक्ट ऑफ 1935, एक्ट ऑफ 1935 से। क्लियर है? समझ आया बच्चा? हाँ बेटा, राजदूत और विदेश मंत्री बिल्कुल अलग अलग होते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब ये जो आपकी इमरजेंसी होती है बच्चा, ये इमरजेंसी आपकी 3 होती हैं। पहला लिखिएगा आर्टिकल 352। एक इमरजेंसी होती है आपकी राष्ट्रीय आपातकाल। फिर हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। दूसरा होता है प्यारे बच्चे आर्टिकल 356, जिसे आप कहते हैं राष्ट्रपति शासन। इसके लिए संविधान में शासन प्रयोग है, आपातकाल नहीं, इसलिए शासन वर्ड ही हम यहां पर लगाते हैं। प्रेसिडेंशियल रूल प्यारे बच्चे इसे कहते हैं। और तीसरी आपकी इमरजेंसी होती है, हल्का सा तीसरी होती है आर्टिकल 360, जिसे आप कहेंगे वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी।
ये 3 प्रकार की आपके राष्ट्रपति के पास में इमरजेंसी पावर्स होती हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये 3 प्रकार की इमरजेंसी होती हैं। ठीक है, अंशु कुमारी जी दिल्ली में, हाँ जी, विदेश मंत्री देश में ही रहते हैं लेकिन राजदूत दूसरे देशों में जाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी 3 तरह की इमरजेंसी होती हैं। देखिए जरा पीडीएफ में क्या कुछ ऐसा ही लिखा है। हाँ, संविधान का भाग 18 यानी कि पार्ट 18 आर्टिकल 352 से 360 आपात उपबंधों के बारे में है। पार्ट ऑफ 18 द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 352 से 360 डील्स विद इमरजेंसी प्रोविजंस। नेक्स्ट, भाग 18 जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। पार्ट 18 इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे बात करूं तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार, जो कि मैं आपको बता चुकी हूं, तो अब आपको सिर्फ पढ़ना है। 3 प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना की गई है। The 3 types of emergencies have been envisaged in the Indian Constitution. कितने प्रकार की इमरजेंसी है? 3 प्रकार की है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्यारे बच्चे, अगर हम बात करते हैं तो पहली इमरजेंसी की हम बात करेंगे जो कि आपकी आर्टिकल 352 में है। और आपके इसमें 352 में क्या बोल रखा है? युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न आपात अथवा राष्ट्रीय आपात। यानी राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है? जी हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मुझे याद है मनोज चौधरी जी, टाइम दीजिए, कल तक आपके पास में क्वेश्चंस पहुंच जाएंगे। मैं आज उन क्वेश्चंस को टाइप करवाऊंगी, कल आपको उस क्वेश्चंस को पढ़वा दूंगी। आराम से आप जो है क्वेश्चंस लगाइएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपसे बात करूं राष्ट्रीय आपातकाल, अगर प्यारे प्यारे बच्चों मैं आपसे बात करूं नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, तो नेशनल इमरजेंसी में आप ध्यान रखेंगे कि नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में है। इसकी घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यानी कि ये राष्ट्रपति की ही शक्ति है। लेकिन ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन मंत्रिमंडल की लिखित अनुमति, इंग्लिश में भी लिख रही हूं, लिखित अनुमति के बाद, लिखिएगा अनाउंस्ड बाय द प्रेसिडेंट but after written approval of कैबिनेट। और प्यारे बच्चे इसके सामने लिखना 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978। ठीक, और प्यारे प्यारे बच्चों इसको लगाने का आधार क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल के आधार क्या होते हैं, किन आधारों पर इन्हें लगाया जाता है? ग्राउंड्स। तो प्यारे बच्चे पहला लिखना युद्ध, यानी कि वॉर। दूसरा लिखना बाह्य आक्रमण,
यानी कि एक्सटर्नल एग्रेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन। और प्यारे प्यारे बच्चों, लास्ट लिखना इसका आधार तीसरा, सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिविलियन, आर्म्ड रिविलियन। ये तीन आधारों पर आपकी की जाती है राष्ट्र आपातकाल की घोषणा। इसके साथ भी लिखना 44वां संविधान संशोधन 1978। ठीक है प्यारे बच्चे, आपको कम से कम मैं कोशिश करूंगी 30 क्वेश्चन पॉलिटी के दूं और 30 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री के। ठीक है, दोनों को आपको दे दूंगी और आरपीएफ के बैच में डलवा दूंगी। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कितनी बार आपातकाल लगा है, कल आप कितनी बार आपातकाल लगा है प्यारे बच्चे, और आपका ये 44वां संशोधन क्या था, ये सब मैं आपको कल बताऊंगी। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। क्लास अच्छी लगी हो तो स्माइली करके जरूर जाना।